सभी डिग्निटरीज को आमंत्रित करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो दीप प्रज्वलन है ये इस ज्ञान यज्ञ का ऑफिशियल शुभारंभ है। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। प्लीज सर, अतुल सर, प्रिंसिपल सर, ए के जोशी सर, खनका सर, गोपाल सर, और मंच में जोरदार तालियां गूंजती रहनी चाहिए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति। जोरदार तालियां। ये दीप जो इस सेमिनार हॉल के अंदर जलाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर वो कॉस्मिक फ्लेम, ये दिव्य ज्योति एक ऐसे विचारों को इस सेमिनार हॉल से बाहर की दुनिया में ले जाने का कार्य करेगी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको इन विचारों का, इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, साइंस ड्रिवन स्टार्टअप्स का लाभ मिलेगा। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बुझा दीजिए इस वातावरण को, इस हॉल को। और दिया जलाना केवल एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, विकास और सतत विकास का प्रतीक भी है, सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक भी है। दीप की जो ये कॉस्मिक फ्लेम है वो हमको सस्टेनेबिलिटी की याद दिलाती है, सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ती भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डिग्निटरीज का। अब हम भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि भारतीय धर्म में अतिथि को देवता के समान माना गया है और ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि किसी भी कार्यक्रम में जो डिग्निटरीज हैं, जो गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, जो विद्वज्जन बैठे हुए हैं, जो एकेडमिशियंस बैठे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए वंदना ना हो, उनके स्वागत में स्वागत गीत ना गाया जाए। तो मैं अपने महाविद्यालय के संगीत विभाग के छात्रों से ये रेस्पेक्ट करूंगा कि आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। सरस्वती वंदना। वीणावादिनी भाषा
जोरदार तालियां। माँ शारदे, माँ शारदे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। ये श्लोक हम सभी लोग बचपन से सुनते आए हैं और इस श्लोक के माध्यम से हम माँ शारदे से यही याचना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश को फैलाए, हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करे। और इसी के साथ हमारे मंचासीन अतिथियों के लिए संगीत विभाग के द्वारा एक शानदार स्वागत गीत। जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, हमारे अतिथियों का सत्कार।
बहुत लयबद्ध तरीके से किया गया, बहुत बढ़िया। अब मैं, चूंकि होता यही है कि जैसे कि मैं विभिन्न अवसरों पर बोलता हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में माइक आ जाता है तो एक लालच, एक ग्रीड ये होती है कि मैं बोलूँ और ज़्यादा बोलूँ और ज़्यादा बोलूँ, और इस वजह से सारा जो प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। तो इस लालच से मैं अपने आप को दूर रखते हुए ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत कम से कम बोलूँ, और जो हमारे बीच में डिग्निटरीज हैं उनके अंदर जो ज्ञान का सागर उमड़ रहा है, उनके पास जो नॉलेजेबल बातें हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, हमारे फोर्थ कमिंग फ्यूचर के ऊपर, हम उनकी बातों को ज़्यादा सुने बल्कि हम स्वयं कम बोलें। एक होस्ट के तौर पर मैं अगर सच बताऊं, मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया है, बहुत हो गया क्या बोलूं करके। एनीवे, पहले तो जो एक कहे कि रिचुअल करना पड़ता है, मैं रिचुअल करूं कि मंचासीन डॉक्टर A.P. जोशी जी, अध्यक्ष मेरे मित्र प्रोफेसर अतुल जोशी जी, और प्रधानाचार्य प्रोफेसर पांडे जी, अनिल जोशी जी, और मेरे मित्र PN तिवारी जी, बुढ़ापे में याद कम हो जाती है, सती जी, पहले नंबर के सती जी, फिर कैलाश सती, गोपाल सती जी और कैलाश सती जी, ऊपरी जी, और लास्ट में सक्सेना जी, और सभी सज्जन, दीर्घा में बैठे हुए सभी सज्जन, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं तहे दिल से इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन समिति का, और विशेषकर प्रोफेसर पांडे जी प्रधानाचार्य और प्रोफेसर PN तिवारी जी विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभागार में आने का एक बार फिर अवसर दिया। मैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का वासी हूँ। हमारे पिथौरागढ़ में ये मान्यता है कि अगर आप कहीं पर 2 बार जाते हो तो तीसरी बार भी जरूर जाओगे। उनके साथ अब जहां तक सेमिनार की बात है, काफी देर हो गई है, ठीक है, इसलिए आपने मेरे को अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैसे भी कुछ दूर से बोलता हूँ, टेक्स्ट के आधार पर बोलने वाला आदमी हूँ, तो जो विषय है मैंने उसको वैसे अपने हिसाब से उसकी एक ढांचा बनाया है, उसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि थीम ही है सस्टेनेबल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सतत या स्थायी नवाचार और उद्यमशीलता। अच्छी हिंदी बोल रहा हूं, बढ़िया ही बोलता हूं। तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है और भी वक्ता बैठे हैं, मैं संक्षेप अपनी बात रखूंगा। पहले तो उद्यमशीलता, एक तरह से देखा जाए हम सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं हम उद्यमी हैं, सब लोग। लेकिन हम ज्यादातर मानते हैं उद्यमी जो उद्योग चला रहे हैं, जरूरी नहीं है, हर पेशे वाला उद्यमी है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो संबंध है वो उद्योगों से है, और उद्योगों से जनरली जो माना जाता है लघु इकाइयां,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और उसी को नए युग में नया नामकरण किया हुआ है स्टार्टअप, उसको नाम नया दिया है। मैं मानता हूं किसी भी विकास की संगोष्ठी में जब तक उद्यमशीलता विकास का उद्धरण न हो, शायद वो संगोष्ठी अधूरी होती है। इसकी वजह यह है कि उद्यमशीलता का अर्थव्यवस्था के विकास में क्या हो रहा है, नहीं चल रहा। उद्यमशीलता के विकास में अहम भूमिका है। संक्षेप में, क्योंकि उद्यमशीलता रोजगार का सृजन करती है। मैंने कहा मत दिखाना, दिखा दिया। नहीं मैच करो हमारे पास पॉइंटर है पॉइंटर भी नहीं है, इसे लाया जोर से खींचो, निकलेगा। तो उसको शेप कर दो ना मेरे वाले को, पेन ड्राइव को शेप करके भी पेन ड्राइव की जगह इसको लगाओ। तो एनीवे, इससे क्या होता है, सुविधा होती है। इससे मैं अपने हिसाब से रन करूंगा। तो मैं कह रहा था कि उद्यमशीलता को प्यास है। उद्यमशीलता आस्था कहाँ है? आस्था बीच में खींचना, ठीक है। यहाँ क्या क्या ये आप लोग बरगला रहे हो मेरे। तो अच्छी कि वो मैंने बनाया, अगर वो खुल जाता तो अच्छा था। तो आप उद्यमशीलता के बारे में पढ़ेंगे, मैं इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि उद्यमशीलता रोजगार सृजन करती है और वेल्थ क्रिएट करती है। जो आइडल संसाधन है, सुस्त संसाधन है, जो संसाधन प्रयोग नहीं किए हैं, उनका प्रयोग करती है, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन। इससे होता क्या है? इससे क्षेत्र का विकास होता है, और विकास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असमताएं इम्बैलेंस वो पटने लगता है, कम होने लगता है, जो फिर अंततः संतुलित विकास लाता है, संतुलित विकास करता है, जो हमारा एक ध्येय है। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप एक क्षेत्र में विकास करें और दूसरे में पिछड़ जाएं, तो फिर वो अच्छा विकास नहीं माना जाता। क्योंकि कहावत है ना, पॉवर्टी एनीवेयर इज डेंजरस फॉर प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। नहीं हुआ। अब मैं सीधे आता हूं, चलिए। वो मेरा वो डाला आपने, हैं? अब वो खो गया मेरा नीचे में। ये मेरा अब मैं जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ। और सबसे पहले प्लीज जो मैं करना चाहता था, आजकल नवरात्रियां हैं, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मां कात्यायनी का दिन है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मां कात्यायनी का आप सबको आशीर्वाद।
फटाफट जाऊंगा, कितना मतलब 10 मिनट तक दे सकता हूँ, लूंगा तो मैं पूरा टाइम। ये मेरा एप्लीकेशन है पुराना वाला, अभी तो कितना अच्छा है ना, इन्वेस्टमेंट ही काम आता है, दूंगा नहीं किसी को। ये मैंने बता दिया, क्विकली जाता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप वही मैंने कह दिया, ये वेल्थ क्रिएट करती है, रोजगार का सृजन करती है, ठीक है। और इसकी महत्ता के बारे में एक एंटरप्रेन्योर राहुल बजाज ने अपने विचार व्यक्त किए। वो कहते हैं कि अगर हर घर में भारत में एक एक उद्यमी हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था आसमान छू जाएगी। तो ये इसका एक महत्व है। आगे है क्या, विकास के साथ, या एक विकास कहिए, समस्याओं के अनुरूप विकास घटित होता है। जैसी समस्याएं होती है उसके हिसाब से समाधान ढूंढे जाते हैं, और समस्याएं समय के साथ साथ बदलती जाती हैं, और इसलिए बदली हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान भी बदलने पड़ते हैं। एक बार उन्होंने आइंस्टीन का कोट पढ़ा था, जो उद्घोषक थे, सही कहा, उद्घोषक। वो कहते कि आइंस्टीन ये कहते हैं कि जिस सोच से समस्या है बनी है, उसी सोच से समाधान नहीं होगा। तो समाधान के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। मैं इसको अपने हिसाब से कहूंगा कि we cannot reach to new destination by trudging or going on the same old routes। हम पुराने ही रास्तों में चल के नए गंतव्य स्थानों में नहीं पहुंच सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, समय की आवश्यकता के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो है स्वभाव बदलते गया है, और इसीलिए जो स्वभाव आया है वो आया है इनोवेशन। इनोवेशन है क्या, कोई नई चीज करना, नया प्रोडक्ट ऑफर करना, नई सर्विस प्रोवाइड करना। वो भी दो तरह का होता है, एक तो बिल्कुल नया जो पहले था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, एक तो वो इनोवेशन है। दूसरा इनोवेशन है जो अस्तित्व में था लेकिन अब उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ एक प्रकार से एडिशन करना, उसमें उसकी उपयोगिता बढ़ाना। ठीक है, मैंने एक कहीं पर आर्टिफिशियल में उसमें क्रिएटिविटी में कर रखा था कि मेरे को सॉल्व दिया है ना। यूजुअली तो क्या होता है, झाड़ू, जब सॉल्व का मतलब होता है हम कवर करते हैं कोल्ड से बचाने के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी क्या है। आजकल आप देखना, जब शादियां होंगी ना, लोग जाएंगे शादी में शॉल लेके, शॉल को ऐसे नहीं ओढ़ेंगे नेताजी की तरह, ऐसे ठंडा लगा होगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे अच्छा लुक आता है। बहुत चीज आते, उससे गहने भी लेके जाते, क्या क्या गहने है, वो है जो है। तो एनीवे, अब इसलिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। और किसी ने कहा है इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, पेटेंट इज इट्स फादर। फादर का मदर जन्मदात्री होती है, नेसेसिटी जन्म देती है नवाचार को। और फादर का रोल क्या होता है, फादर संरक्षण देता है, प्रोटेक्ट करता है, और पेटेंट प्रोटेक्ट करता है ताकि दूसरा उसका मिसयूज न करे। तो अच्छा, मुझे लगा तो जो एक दिन बोर होके चले गए, मत जाना सर, झेलो ना। अब एक कहावत है जो शरद पांडे जी ने कहा था, सफलता के लिए, खासकर बड़ी सफलताओं के लिए
छोटी असफलताएं जरूरी भी होती है। ज्यादातर सफल लोग पहले असफल हुए और असफलताओं से लोग सीखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके नाम में 1000 से ज्यादा पेटेंट है। तो उनका एक कहना है, उनका एक पेट मतलब कही कि सेंटेंस है इनोवेशन के बारे में। वो कहते हैं कोट अनकोट, देयर इज ए बेटर वे टू डू, फाइंड इट, अनकोट। किसी भी चीज को करने का एक अलग और अच्छा तरीका हो सकता है, फाइंड इट। और वो खुद अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है I have not failed, वो कहते हैं, I have not failed, I have just found 10,000 ways that would not work। मतलब वो कहते हैं कि मैंने इतना प्रयास करता रहा वन आफ्टर अदर, जो मुझे लगा कि ये काम नहीं करेगा, और उसी के पेश पर नीचे में दिया हुआ है then he invented electric bulb। क्योंकि लोगों का कहना है जब हम चंक ऑफ आइडियाज बनाते हैं, उसी में से कोई ब्रिलियंट आइडिया एमर्ज होता है। फिर आइडिया के ढेर में से ही कोई फिर उम्दा आइडिया आता है। आगे जो मैंने कहा दो तरह के इनोवेशन होते हैं, एक तो ऑल टुगेदर न्यू, उसको या तो कहते हैं रेडिकल टोटली न्यू या डिसरप्टिव। उदाहरण यहां पर क्या है, मैंने आईफोन पहली बार आया है, पहले नहीं था। दूसरा इनोवेशन है जो मैंने पहले कहा ऑलरेडी है, लेकिन उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए समय की मांग के हिसाब से उसमें नए नए जो है एडिशन किए जाते हैं। उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, स्टेप बाय स्टेप इनोवेशन। उसका मैंने उदाहरण दे रखा है कोका कोला। कोका कोला शुरू में आया कोका कोला, फिर फीडबैक मिला, फिर उसके बाद आया चेरी कोक, फिर फीडबैक आया, फिर बनाया कोक विद लाइम, और अब है कोका कोला लाइट। इवन मैंने नीचे दिया है, हम लोग जो जिलेट रेजर यूज करते हैं, पहले आया 3 ब्लेड वाला, अब आ गया है 5 ब्लेड वाला जिलेट रेजर। क्यों मेरा जी गलत कह रहा हूँ? मेरा जी कौन सा रेजर यूज करते हैं आप? वो मैक 3 लिखा हुआ है सर मैंने। जिलेट रेजर फ्रॉम मैक 3 ब्लेड टू फ्यूजन 5 ब्लेड। सही कहा, सुई दोस्ती हुई मेरा। अब सस्टेनेबल इनोवेशन थे, सीधी बात है। सस्टेनेबल मीन्स सर जब आधा घंटा बच जाएगा बता देना जी, जब आधा घंटा बच जाएगा बता देना, आधा घंटा हो जाएगा। तो सस्टेनेबल मीन्स पहले जो सस्टेन करेगा, जो एग्जिस्ट करेगा, जो कंटिन्यू करेगा, वो सस्टेनेबल। ठीक है, तो इनोवेशन का सस्टेनेबल का क्या है, कहा कि 3 चीजें इसमें कंबाइन होनी चाहिए, इकोलॉजी, इकोनॉमी और इक्विटी। इसी को एक ट्रिपल बॉटम लाइन यूज वर्ड होता है, 3 P's। वो 3 P's हैं पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट। इन तीनों ई के लिए 3 P भी है। तो उनको जो इंटीग्रेट करके जो डेवलप हो, तो नवाचार होता है, उसको कहा गया है सस्टेनेबल इनोवेशन। जैसे विकसित भारत का जो एम रखा गया 2047, उसके लिए कहा गया कि 4 उसके पिलर हैं, तभी भारत विकसित होगा। और 4 पिलर हैं यूथ, वुमेन, पुअर एंड फार्मर। एक चीज आपको बताऊं,
टीचर वो सब कुछ बताएगा जो तैयार करके लाया है। बोला जब कल ठंडे में भी बना रखा है तो रात में बैठ कर रानी के टिफिन अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हुए एक मैंने उदाहरण दिया है आपका कि BioBean, a British startup, developed an eco-friendly biofuel made from coffee waste to help power London's double-decker buses. यहाँ पर पावर भर्व है क्योंकि हेल्प पहले आया है, इससे टू नहीं आएगा। हेल्प पावर डबल डेकर बसेज, तो दैट इज इको फ्रेंडली। नेक्स्ट वन इज, मैंने इससे लिखा है ट्रेडिशनल इनोवेशन और सस्टेनेबल इनोवेशन। डिफरेंस ये है, ट्रेडिशनल इनोवेशन मेनली फोकसेज ऑन प्रॉफिट, thereby मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहा मैंने नहीं कहा होता तो नहीं होता। मैं पास हैंडआउट है, बाल ऐसी थोड़ी गिरे हैं, अनुभव तो है। खत्म कर रहा हूं फटाफट क्योंकि 5 स्पीकर बैठे हैं। अब मैं थोड़ा इंजीनियर उसमें आ रहा हूं, मतलब कि हमारे भारतीय जो है इनोवेशन में एक उदाहरण दिया है मैंने। किसी ने सुना है मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर? किसी ने सुना है? बताइए क्या है? खाली कर दिया बताओ। उसका बैकग्राउंड क्या था? बोलिए ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहते हैं जब गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, बहुत सी चीजें तहस नहस, तो एक वहां आदमी था, उसका नाम था मनसुख भाई प्रजापति। उसने क्या किया, मिट्टी के क्ले से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला बल्ब बनाया। और मैं दिखा सकता था, मैंने फोटो ले रखा है। और इसको फिर एक ज्ञान करके है आपका, ज्ञान ने इसको, ये है ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क ज्ञान, इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया और अल्टीमेटली वो फिर मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और दैट कूल कैन प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फॉर अबाउट 5-6 days without electricity. That is one type of the sustainable innovation, eco-friendly innovation. दूसरा, अब इसको मैंने इस तरह से कहा है कि ये कहते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, मैं अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो कोई मेरे को, आप लोग ऊपर मंत्रासी लोग बीजेपी से अलाइन मत करना। आप लोग कांग्रेसी हो सकते हो, मैं बीजेपी का नहीं, लाइटर साइड है, लेकिन वो सपोर्टर जरूर होगी। anyway, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है चुनौतियों को अवसर में बदलना। एंटरप्रेन्योर डज शो, एंटरप्रेन्योर चुनौतियों या समस्याओं को अवसर के रूप में यूज करते हैं। दैट मनसुख भाई पटेल डिड एग्जैक्टली द सेम। कि उसमें प्रॉब्लम था कि चीजों को फ्रीजर तो कैसे सब चीज तहस हो गया था, तो उसने उस चुनौती को अवसर के रूप में रेफ्रिजरेटर बनाया। इवन जो आपके थॉमस वॉटसन है IBM वाले,
उनका बहुत अच्छा कोड है। कोड मतलब ये वाला कोड है, QUOT वाला है। वो ये कहते हैं, opportunities will never knock at your door. You will have to knock at opportunity door. They are all around. आपको देखना पड़ेगा, यहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन आपके पास वो अनकैनी नेक होनी चाहिए, वो परख होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए कि आप यहाँ के माहौल में क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो। चलिए आगे को। अब यहाँ का मैं दे रहा हूं, कुमाऊं का उत्तराखंड का उदाहरण है, वो सबको पता होगा। दैट इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन। आपने हिमालयन शॉल्ट तो सुना है, पहाड़ी दूध, दीपा का एक्सपेरिमेंट है वो काकड़ी घाट का। आई थिंक दैट इज एन एग्जाम्पल। उस दीपा ने क्या किया, नून तो नमक तो हम सभी लोग यूज करते हैं ना, बट शी could read the psychology of the people. People need spicy, juicy, spicy, जायकेदार नमक। मैं अगर जायकेदार घर हूं, मैं तो पहाड़ी हूँ। अभी असौच के महीने में आता है ना, हमारे पहाड़ में लंबी लंबी ककड़ियां पेड़ों में लगती है, हरी ककड़ी, हाथ और नमक से मिला के खाओ, क्या तो दीपा डिड द सेम थिंग। उसी नमक में दीपा ने कुछ नई नई चीजें लगाई, नई चीजें लगा दी। अब मैं चलाऊंगा, ये है, देखिए अब मैं चला रहा हूं। थैंक यू सो मच। तो ये उनने, थैंक यू रोहित ना, राहुल, इसका नाम पिछली बार जब मैं आया, मैंने कैसे याद किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वैसे नाम याद किया मैंने। आई हैं दुल्हनिया है सर, यही है। अब तो दिलवाला छोटा वाला भी आ गया है, छोटा आ गया सर। कितना था मेरे को जरूरत। तो एनीवे, तो दीपा ने क्या किया, हरा अलसी, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, ये लहसुन, करी पत्ता मंगाया। आई थिंक दैट देन इट इज हिस्ट्री। अब ये हमारे देश में नहीं, विदेशों में इस नमक की डिमांड है। तो वो क्या किया हमने, इंक्रीमेंटली तो किया, वैल्यू एडिशन किया, उसमें उसकी उपयोगिता बढ़ाई, कुछ नया करके, एंड दैट इज द इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ऑल्सो कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप इनोवेशन। अब ये है दीपा का फोटो, तैयारी करके आया हूँ, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरी बात है। जी अभी जरूरी था कर ना, जरूरी था कर ना, यही तो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कब गलती निकालनी है, कहां पर निकालनी है, किसके सामने निकालनी है, सोचना पड़ता है। जी आपने मेरे को बदनाम कर दिया सबके सामने। चलिए आगे जा रहा हूँ, ये तो हो गया। ये बड़ा जोरदार है। Anyone can become innovator। जरूरी नहीं है कि कोई MBA MCOM वाला ही इनोवेटर बने, नहीं, इलिटरेट कैन आल्सो बिकम इनोवेशन। और जब हम इनोवेशन की बात करके अल्टीमेटली हम मार्केट की बात करें ना, मार्केट में क्या बिकेगा, मार्केट की क्या डिमांड है, उसके लिए हम ऑफर करना चाहते हैं, और कौन खरीदार है ये पहले हम तय करना चाहते हैं। मुंबई की एक महिला थी, देखो ये कॉमन सेंस की बात है, जो भिखारी होते हैं ना, वो भी दिमाग लगाते हैं कि कहां पर लोग देते हैं, इसलिए वो मंदिर के पास बैठेंगे, सब जगह नहीं बैठेंगे। वो उनको पता है कि वहां पर मंदिर के बाद लोग, उनका उसमें सोच दया भाव वाला होता है, ठीक है। वैसी मुंबई की महिला है, उसने सोचा मुंबई में बहुत से हिंदू हैं, बहुत हिंदू हैं जो गाय की पूजा करना धर्म मानते हैं, लेकिन
मुंबई में गायों का मिलना आसान नहीं है। तो मैडम ने क्या किया, वो अपने खेत से चारा काट के लाती थी, 2 गायों को लाती थी, मंदिर के बगल में बांध दी थी, फिर चारे की छोटी छोटी गठिया बनाती थी। अब जो भक्त हैं, गौ माता मानने वाले, वो चारे को खरीदते थे, फिर गाय को खिलाते थे। काम है मैडम का कि अपनी गायों को चारा खिलाना, लेकिन उन लोगों से करवा रही है। आज था, क्या कहा था मैंने? क्या करूं, किसी को पकड़ना पड़ता है। आज तक हम पहले से जानता हूँ नैनीताल की। वैसे आस्था जो है, हमारे कर्नल साहब थे भंडारी जी, अधिकारी सिस्टर की मतलब नीस चाचा, ठीक है, उनको मतलब मुझे पढ़ा रखा है ना अधिकारी जी को। बड़ी तारीफ कर रहे थे उसने मेरी को, करते थे सब कुछ करते थे। सुबह से मेरी यहाँ तारीफ भी तो आप तारीफ के काबिल हैं। हूँ मैं। मेरे को तो पहले बदनाम कर रखा है, हंसाते हैं, मतलब जॉली है ये सो करके मैं क्यों ना उतरूं खरा। मैं कहता हूँ आई एम नॉट हैंडसम नहीं हूँ, बट आई एम ब्यूटीफुल विद इन, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। अंदर से दैट मैटर्स। I am not handsome, but if there will be anyone in need, I can extend my hand. अरे वाह, चलिए आगे चल रहा हूँ अब। हाँ, ये किया है, मैंने दिखा दिया आपको, समझ लीजिए। मैडम ने इतना दिमाग लगाया कि अपना काम लोगों से करवाया, पैसा भी कमाया और उनके बाद खुद भी मैडम का ही है। कितना ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है नहीं? बिल्कुल। अब स्टार्टअप में छोड़ रहा हूं उसको। शुरू में 2016 में स्टार्टअप की डेफिनेशन दी गई कि कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट उस अपने इनकॉर्पोरेशन के 7 साल तक और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 10 साल तक जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है वो स्टार्टअप होगा। लेकिन चूंकि स्टार्टअप्स बाय नेचर आर स्केलेबल, means they are worth expanding to any limit, to any extent. तो इसे accordingly अब उसको चेंज कर दिया है रिसेंटली 2026 में। An enterprise is recognized as startup if it is under 10 years. 20 for deep tech. I think deep tech is for biotechnology units. Has a turnover rupees 200 crore and rupees 300 crore for deep tech and headquarter in India and focuses on innovation and scalability. It's called startup. इसको छोड़ रहा हूँ मैंने अभी तक आपको हंसाया नहीं। ये लोग भी अतुल जी रुक रहे हैं, कब मेरा नंबर आए, मैं कब दहाड़ूं। सर मैं आ रहा हूँ ऊपर। मैं करता हूँ ऐसा करता था। ये मैंने कहीं था पूरा अलग से बनाया। टीचर तो क्या है, टीचर जो है ना, टीचर का बड़ा गोल है। टीचर होता है सीधा साधा, फिर उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, तड़ाक तड़ाक भड़क वाली लाइट नहीं होती, दिखाव वाली लाइट नहीं होती, लेकिन उसकी वर्थ बहुत होती। अब उसको मैंने यहाँ पर एक घूमने ढंग से बताया है, आपको क्या अच्छा लगेगा। एक बार एक कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसपी और शिक्षक आपस में बात कर रहे थे।
बहुत लोगों की ना बड़ बोली, जैसे डोनाल्ड को बड़ बोला है, तो होता है कि हम तो जीत गए, लड़ रहे हो, जीत गए, बड़ बोला है। तो कलेक्टर बोला, हम तो इस इलाके के मालिक हैं, जिससे जो चाहो वो करवा लें। एसपी कहाँ तुमको रहने वाला था? एसपी बोला, हम जिसे चाहे अंदर करके ठोक दें, हमारा भी बड़ा रोब होता है। अब अंत में सीधा साधा टीचर बोला, जी हमारा तो कोई रोब वोब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं। आगे उसने गंदा शब्द लिखा था, मैंने नहीं लिखा। आगे गंदा शब्द था कि मर्जी कलेक्टर बनेगा ऐसे, गंदा शब्द लिखा। ये टीचर को आप लोग शायद जानते भी होंगे, जानते हो टीचर को? आप ही तो नहीं। कोरोना काल का टीचर, आप ही हैं सर ये। हाँ, कोरोना काल की फोटो है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना हुआ था, ये नहीं है, लग रहा था। लेकिन उन दिनों मैंने फिर गाड़ी नहीं बनाई। अच्छा, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना, मैंने कहीं गया, एक दिन तेजपुर में मैंने जो किया, वहां ठीक पे पाया, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस अंडरवेंट दैट टाइम। उसको लगा कि कोरोना हो गया था, तो फोटो देखी। अध्यापक के बारे में एक और चीज बताता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन जो बात बता रहा हूँ स्टार्टअप से जुड़ी है। सबसे पहले आपका अंदर नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है, एक वर्क कैन बी डन ओनली बाय यू फर्स्ट। एग्रीड और नॉट? अच्छा काम अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है, तो उसके लिए अच्छा बनने के लिए अंदर अच्छा होना। तो वही चीजें कुछ कह रहा हूं मैं। एक बार ये कहा जाता है, जर्मनी में टीचर्स आर द हाईएस्ट रेट। तो एक बार ऑडिटर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रोच्ड यंग जर्मनी चांसलर Angela Merkel and requested, please give us also salary equal to teachers. अब जैसे 6th पे कमीशन आएगा ना, 8th पे कमीशन आएगा, हाँ तुम क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो सीधे सीधे कहो। तो उन्होंने कहा कि हमको भी टीचर के बराबर हुआ। अब बड़ी बात है, अंजला मार्केट से quote unquote, how can I compare you with those who have taught? How can I compare you with those who have taught? जोशी जी, मैंने अपना लिखा है फिर, Creator is greater than creation. Agreed or not? कृति से क्रेता बड़ा होता है, रचना से रचनाकार बड़ा होता है। तो टीचर का इतना बड़ा, और इन सभी को जो है टीचर ही बनाता है। इसलिए मैंने लिखा है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा खुद कब कहे, लाख टका मेरा। जैसे मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, और कर रही हूं। अब मैंने लिखा है छोटी शब्द में। अच्छा, हम आगे जा रहा हूँ। लेटेस्ट ऑल्सो, अब बढ़ती चीज है, इसमें तो मैंने अपना ही फोटो डाल दिया, फिर दोबारा सीधा साधा टीचर। अब मैं बता रहा हूं कि लेट अस ऑल्सो इनोवेट आवरसेल्फ। कहते हैं करप्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यू। इस दुनिया की विडंबना क्या है? लोग चाहते हैं कि समाज ठीक हो जाए, लेकिन कोई अपने को ठीक नहीं करना चाहते। तो अगर लोग अपने आप को ठीक कर लें तो समाज ठीक है ना बेटी? तो हमको भी अपने को इनोवेट करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। मैं उसको ये कहूंगा, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग आउट आवर बेटर वर्जन एज एंड व्हेन वी कैन। अपना बेटर वर्जन हम बनाने की, लाने की कोशिश करें।
तो उसके लिए मैंने एक उदाहरण दे रखा है, एक पत्थर के स्कल्पचर का, पत्थर के मूर्तिकार। कहानी क्या है? कहानी क्या है? सर खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे, खत्म कर रहा हूं। एक बार आपने देखा होगा, एक बार एक आदमी एक शहर में एक गली में घूम रहा था। आपने देखा होगा बड़े शहरों में ज्यादातर एक गली में एक ही तरह की दुकानें होंगी, या तो कपड़े वाले होंगे, या फर्नीचर वाले होंगे, या बर्तन वाले होंगे। तो उस गली में पत्थर के मूर्तिकार थे। तो वो आदमी जब जा रहा था, एक मूर्तिकार के बगल से गुजर रहा था, तो देखा कि बगल में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है, जिसको हम कहते हैं मुंह बोलती मूर्ति। इतनी सुंदर कि अब जैसे कि बोलने वाली, कहते हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माँ की मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, लगता है कि अब माँ बोलने वाली है। तो उस राहगीर ने उस कहीं के मूर्तिकार से पूछा, जो कि सपोर्टली गरीब था, अनपढ़ था, पुराने कपड़े थे, बाल भी नहीं कटे हुए थे, दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, साधारण आदमी। उससे पूछा, भाई ये बताओ, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते? मूर्तिकार ने साधारण सा उत्तर दिया, लेकिन उसमें असाधारण अर्थ था। मूर्तिकार ने कहा, साहब मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल जो बेडौल पत्थर होता है उसमें से अनावश्यक पत्थर को निकाल देता हूं, और उस बेडौल पत्थर के अंदर पहले से ही खूबसूरत मूर्ति होती है। कहने का मतलब ये है, बेसिकली हम स्वच्छ हैं, हम अच्छे होते हैं। इसे कहते हैं बच्चे भगवान होते हैं, क्योंकि उनमें बुराइयों की परतें नहीं चढ़ी होती, तब तक वो भगवान माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बुराइयों की परतें चढ़ती हैं, जब हम समाज में एक्सपोज होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है, हमें भी अपने को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी के हिसाब से जो हमें अनावश्यक चीजें हैं उनको रिमूव कर दें, उनको हटा दें। हम करते हैं ना कभी कभी अपने तरफ से, या तो हम कभी कभी पूजा पाठ करते हैं, एक शायद वो भी होता है कि अपने को अच्छे विचार लाए, किसी प्रवचन को सुनने जाते हैं, और कहीं गंगा स्नान करने चले जाते हैं। मेरे से अतुल जी ने पूछा, दिल्ली वाले अतुल जी ने पूछा कि आप जो है प्रयागराज कुंभ स्नान करने गए, इतने 144 साल के बाद आया था। मैंने कहा मैं नहीं गया। तो वो गए हुए थे, उनने पूछा क्यों जाना चाहिए था, 144 साल बाद आया। मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं थी जाने की। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने तो कोई पाप ही नहीं कर रखी है। कुंभ तो सब वही लोग गए थे जिनको पता था हमने पाप कर रखे हैं, है नहीं है? वहां गया, हरिद्वार गया था श्राद्ध में, मतलब क्या कहते हैं पितृ था, उसके लिए गया था मैं पूजा करने के लिए। एनीवे कहानी है, मतलब इस बात को हमको ध्यान में रखिए, अपने को बेहतर करें। नवाचार का मतलब यही है, हम अपने को न्यूनतम करें, नवीनतम करें, यही मतलब हुआ। खत्म कर रहा हूं सर। मैंने कहा कितना सुंदर है, इंसान की सूरत ही अच्छी नहीं है, अच्छा वरना सूरत तो गुजरात में है ही। और दूसरों, ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों पर मुश्क निकालते निकालते जिंदगी बिता दी। ये ऊपर वाले ना मेरे ऊपर मुश्क निकाल रहे हैं। आपको बड़ी पसंद आई मेरी बात। दूसरों पर मुश्किल निकालते निकालते जिंदगी बिता दी। इतना समय अगर अपने को तराशने में लगाया होता
तो मानव से महामानव बन गए। मतलब दूसरों में कमियां मत ढूंढो, अपने में अच्छाइयां बढ़ाओ। ठीक है, दूसरों में कमियां मत ढूंढो, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाओ। लास्ट स्लाइड है, नहीं अभी नहीं है, 3 और है। एक और कहना चाह रहा हूँ। चल ये मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, अपनी तरफ से कर जीवन के अंदर आप मानते हैं, कहते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, देर सवेर कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। गीता में लिखा है, नाभुक्तम श्रीयते कर्म अल्प कोटिस्तैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कित्तम कर्मं शुभाशुभम्। आशय है, जिस कर्म का फल नहीं भोगा है उसका असर वर्षों तक भी कम नहीं होता है, और जो शुभ अशुभ कर्म किया है उसको तो भोगना पड़ेगा है, अवश्य भावी। इसे मैं कहूंगा, कर्म करने का विकल्प आदमी के हाथ में होता है। मैं ये कर्म करूं कि वो कर्म करूं, ये विकल्प आदमी के हाथ में है। लेकिन कर्म करने के बाद कर्म के फल को भोगने का विकल्प आदमी के पास नहीं होता है। अब जो कर्म किया है, जो कर्म रूपी जो खेती बोई हुई है, उसको काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म की खेती कीजिए, तो निश्चित रूप से आप अच्छी फसल काटेंगे। पर खत्म हो रहा है, करूंगा तो तभी जब खत्म होगा। सर साहब को एक लंच की बात खत्म है, 2 लाइन तो गुस्सा आ गया, नहीं बुलाते मेरे को। ये लास्ट है, ज्ञान की बात है। अरे साहब, एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला कलाकार ईश्वर से कहता है, चाहे जीवन की बात है, हे प्रभु तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मुझे मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे, और मैंने तेरे असंख्य मूर्तियां बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर प्रभु उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाई हुई मूर्तियों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। अक्सर हमसे भी यही भूल हो जाती है, हम मंदिर में अपनी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करना भूल जाते हैं जिन्होंने हमने बनाया है, अर्थात हमारे माता। Those who like my lecture raise your hand, and those who did not raise your stand. Thank you, sir. Thank you. सेवन में देखा। अब तुम्हारा बर्थ कब का है? हाँ, तो इतनी छोटे चीज बोलो। उसके बाद से यहाँ देख रहा हूँ इनके पापा हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। थैंक यू बहुत अच्छे संचालन के लिए। और जैसा कि हमारे मित्र प्रोफेसर पुष्पेश पांडे जी आने का मौका मिला और इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, संरक्षक हैं, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आकर अपने को उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में प्रतिभाग करने का मौका दिया। प्रोफेसर ए.के. जोशी जी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, साथ पढ़ा है नैनीताल से, पारिवारिक संबंध रहा है। आज आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे हैं।
मेरे गुरु प्रोफेसर एस खनका जी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया पहली बार। ये भी तो बोलो, मैंने तंग किया था बहुत ज्यादा। वो तो आप बोलते लेकिन मैं तो आपका ये कहूँगा कि आपका आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। आपका स्वागत है। प्रोफेसर अनिल जोशी जी, आपके साथ मुझे सरकारी कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटी में भी साथ काम करने का मौका मिला, पारिवारिक रूप से जुड़े हैं। एप्पल मैन उत्तराखंड के नाम से आप जाने जाते हैं, गोपाल दत्त प्रीति जी और आपकी पत्नी शांति प्रीति जी जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर जया पांडे जी आई थी, उनके साथ भी रहने का मौका मिला, चली गई। और कैलाश सती जी जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, आपका भी स्वागत है। छात्र संघ के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और प्रेस और मीडिया के और हमारे समय के कुछ ही, जिसमें रौतेला मैम, पांडे मैम, भट्ट जी और भी कहते कोई होंगे तो साथ में मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला जब मैं यहाँ। और मेरे विद्यार्थी भी यहाँ पर फैकल्टी के रूप में हैं, जिसमें आस्था अधिकारी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी सारी बातें जब गुरु ने यहाँ पर कह दी तो अब मेरा कहने का कुछ बनता नहीं। और जब भी उनके सामने हम होते हैं तो कुछ नयापन सीखने को मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हम भी नवाचार से परिचित होते हैं और नई चीज़ों से हम भी सीखते हैं। कई बार हमने आपकी इस तरीके के प्रेजेंटेशन को देखा और हर बार जब नए देखते हैं तो नया कुछ सीखने को मिलता है। आपका साधुवाद। आपने हिस्टोरिकली और आज तक की पूरी विकास यात्रा को अपने बहुत सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए यहाँ पर बताया, तो उस विषय पर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। बस मेरा कष्ट और मेरी पीड़ा ये भूमि है जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और ये हिमालय है जिस हिमालय के हम वासी हैं, और ये वो हिमालय है जो सबसे ज्यादा इस विकास की दौड़ में कुचला गया है, जिसका सीना चीरा गया है और जिसके भोगी आप और हम हैं, जो बार बार पीड़ित होते हैं। और तब बात होती है सतत विकास। वो सतत विकास लोगों के लिए एक अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पूरे पहाड़ को, क्योंकि ये हिमालय दुनिया का सबसे नवागंतुक पहाड़ है, एक सबसे उदयमान पहाड़ है, जिसमें भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ है और जिसका टूट का क्रम लगातार जारी है और ये ऊंचा भी होता जा रहा है, लेकिन टूट भी होती जा रही है। उसको केवल हम ही लोग भोगते हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हम देवभूमि के लोग अपने आप को कहते हुए अपने कॉलर ऊंचा करते हैं, लेकिन हम किस तरीके से देवभूमि है, शायद मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत के 4 धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब से लेकर कलियर शरीफ तक के सारी चीजें हमारे उत्तराखंड में हैं। इसलिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम इसलिए देवभूमि हैं कि देवभूमि का अगर देव का संधि विच्छेद आप करेंगे तो देवता, और देवता का अर्थ होता है जो देता है वो देवता। हम इस दुनिया को, इस भारत को, चूंकि शुद्ध प्राणवायु के स्रोत के रूप में 66% हमारा फॉरेस्ट है, तो हम शुद्ध प्राण वायु के गम क्षेत्र हैं, इसलिए हम लोगों को शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम इसलिए देवभूमि है कि हमारे यहाँ से गंगा जमुना का उद्गम होता है, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। पानी का सबसे बड़ा स्रोत हम हैं पूरे देश के लिए, इसलिए हम प्यास बुझाने वाले हैं, इसलिए हम देवभूमि।
हम गंगा जमुना का मैदान बनाते हैं जिसमें रह करके करोड़ों लोगों की उधर पूर्ति होती है, जिसमें खेती होकर के लोग आज खाना खा रहे होते हैं। इसलिए हम देवभूमि के लोग हैं, और हम इसलिए देवभूमि के लोग हैं क्योंकि यहाँ और दूसरे देश के बीच में जो हिमालय है, वो हिमालय प्राकृतिक रूप से वो मानसून से लेकर के पश्चिमी विक्षोभ से लेकर उन हवाओं को रोकता है और वर्षा करता है और मानसून पैदा करता है। इसलिए इस देश के मानसून को संरक्षित रखने का, इस पर्यावरण को संरक्षित करने का काम हम करते हैं। हम इसलिए भी देवभूमि है कि आज से आदि से आज तक हमारे यहाँ के रणबांकुरों ने, जिसकी प्रमाण आप यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट को देखते हैं, गढ़वाल में गढ़वाल राइफल्स को देखते हैं, ITBP को देखते हैं, इन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करके अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमने शुद्ध प्राणवायु दिया, हमने शुद्ध पेयजल दिया, हमने उधर पूर्ति कराई, हमने सामरिक सुरक्षा कराई और शारीरिक रूप से भी हमने अपनी जान गंवाई। इसलिए हम देवभूमि के लोग हैं, इसलिए हम देवभूमि हैं। लेकिन जिस तरीके से आज इस देवभूमि के अंदर, इस देवभूमि में सतत विकास के नाम पर जिस तरीके से हमने पूरे पहाड़ को रौंद डाला है, और जिस तरीके से इस पहाड़ के सारे पहाड़ बिक चुका है, उसको भी मैं इसी में शामिल करना चाहता हूँ। इको टूरिज्म एक कंसेप्ट था, उस इको टूरिज्म के नाम पर जो पूरे जंगलों में इको टेररिज्म हो रहा है, टूरिज्म के नाम पे इको टेररिज्म हो रहा है। सर, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और जिस तरीके से उन इको टेररिज्म के केंद्रों में अंकिता भंडारी जैसे कांड होते हैं, वो है आज हम पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के लोगों की चिंता। और इससे लड़े बगैर हम किस भी आगे को सोचें वो बेईमानी होगी। और जब तक ये सतत विकास का मतलब ये नहीं होता कि आपने सड़कें पहुंचा दी, ये सड़कें कहीं ना कहीं लूट के केंद्र के रूप में डेवलप हो रही हैं। वो लोग जो सोच नहीं सकते थे पहाड़ों की उन दूर दराज के क्षेत्रों में, आज ये सड़कों के माध्यम से वो लूट खसोट को बढ़ावा देने वाली बन गई है। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमको वो विकास चाहिए जिस विकास के मॉडल के तहत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हम जैसे हमारे माँ बाप और हम लोगों को पढ़ा करके इस लायक बनाया है। आज हम उन जगहों पर रहने लायक उन जगहों में नहीं रह गए। और तो छोड़ो, हमारे देवता भी हल्द्वानी हो गया, देवता नहीं रह गए पहाड़ में। और वो देहरादून और हल्द्वानी में देवता समेत नीचे आ गए। हमारे मंत्री और हमारे विधायक नहीं रह गए पहाड़ में, उन्होंने भी नीचे की अपनी तब सत्य विकास। और तब जो है वैज्ञानिक आधार पर विकास की बात, ये बेईमानी है। तो हमको परिभाषित करना पड़ेगा फिर से, ये उत्तराखंड हो या हिमालय। मैं हिमालय के बारे में एक बहुत गंभीर और बहुत जानकारी आपको देना चाहता हूं कि पूरे भारत की ज्योग्राफी का 16.2% भूभाग हिमालय का है, और इस 16.2% भूभाग में केवल 3.75% लोग हैं। कितनी विसंगता है कि इस हिमालय में 16% भूभाग में केवल भारत के 3 से 4% पब्लिक रहती है। तो आने वाला समय क्या इशारा कर रहा है कि ये हिमालय खाली होने वाले हैं। और जब हिमालय खाली होगा तो फिर किस बात के आप देवभूमि और किस प्रकार के आप हिमालय वासी होने का बात कह पाएंगे, ये सोचने की बात है। और ये भी कहना चाहता हूं कि परिसीमन के नाम पर ये उत्तराखंड की स्थापना इस बात के लिए नहीं हुई कि ये यहाँ हरिद्वार और देहरा और उधमसिंह नगर की ऐसी फर्टाइल लैंड है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ा गया कि ये उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा, उसके अनुकूल नीतियां बनेंगी। लेकिन हो क्या है, हो यही रहा है कि आज पूरा का पूरा पहाड़ खाली होकर के नीचे आ रहा है और हम उन जगहों पर वो पूरा पहाड़ बिक रहा है और वहां बन रहे रिजॉर्ट। और वो आप इस बात को देखिए तो भू कानून कैसा कानून,
हमारा भू कानून कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने पहाड़ को बचाएं और पहाड़ियत को बचाएं, ये सोचने की बात है। ये जब तक नहीं सोचेंगे तो तब तक ये सारी बातें बेमानी होंगी। एक बहुत गंभीर समय से हमारा युवा गुजर रहा है। बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों आप। इको टूरिज्म, वो इको टूरिज्म जो आपके घर में हो सकता है, वो विलेज टूरिज्म, वो होम स्टे जिसको गृह प्रवास पर्यटन के नाम से आप और हम जानते हैं, वो छोटे छोटे चाल और खाल में छोटे छोटे रनवे ऑफ द रिवर पर पॉन्ड बना करके आप उन मछलियों को पाल सकते हैं जो ट्राउट के नाम से पूरे देश और दुनिया की आज डिमांड बनी है। आप लोगों को ऐसा कुछ सोचना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक फिर आप, मैंने देखा है कि इसी कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में जीते हुए कैंडिडेट ने मेरे से कई समय तक ये कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नौकरी लगा। तो कितना दुर्भाग्य है जिसने क्षेत्र का लीडरशिप करनी चाहिए, जिसने राजनीति रूप से छात्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए लालायित हो रहा है, तो उधर की ठोक रखा है। तो ये आप लोगों को सोचना है, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनने का सपना देखिए और इस बात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि आप कैसे इस उत्तराखंड को एक नई दिशा देंगे, इस हिमालय के का गौरव बनेंगे। क्योंकि आपने इस बात को देखा है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के हिमालय के लोग बिल्कुल मजबूत लोग होते हैं। जो सम्मान हमारा आज दिखा जरूर है, लेकिन दुनिया में हम लोगों को, पहाड़ के लोगों को सम्मान ये है कि पहाड़ की जो स्वभाव होता है कि पहाड़ टूटता है लेकिन झुकता नहीं। तो आपको टूटने के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन झुकना नहीं है, और अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। और जब आप रहेंगे पहाड़ में और जब आप लोग अपनी अस्मिता को समझेंगे, अपने आप से गौरवान्वित होंगे, तब हम समझेंगे कि हमारे इस उत्तराखंड का जो सपना देखा गया उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो अच्छा काम हुआ, अदरवाइज फिर एक निराशा का माहौल होगा। इन्हीं बातों को कहते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आप सबने मेरी बात को सुना। समय कम था लेकिन आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू सर। आपके विचार, इनोवेशन को इतिहास का व्यक्ति हूँ, तो अच्छा लगा आके। ये खनका जी तो मेरे कंटेम्प्रेरी, हम लोगों ने एक ही साथ पास आउट किया था। मैंने एमए किया, इन्होंने एमकॉम किया, फिर नौकरी भी साथ साथ लगी, लेकिन आज मुलाकात इनसे बहुत साल बाद हुई। मैं सोच रहा था आप कहेंगे खनका जी ने अच्छा बोला। नहीं, अच्छा बोले, अभी बुरी बात होने दीजिए। पहला वाक्य है, आप हमेशा अच्छा बोलते हैं, लिखते बहुत अच्छा है आप। इनके आर्टिकल पुराने जो पहाड़ पत्रिका उसमें देखिएगा। अमीन हमारे छोटे भाई हैं, इनके पिताजी ने मुझे पढ़ाया नैनीताल में, और ए.के. जोशी, और वो हमारे वाइस प्रिंसिपल भी रहे। उस ज़माने में हमारे यहाँ नैनीताल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी होती थी। तो डॉक्टर के.एन. जोशी जो इनके फादर थे, फिर बाद में प्रिंसिपल रहे कई जगह, बाद में फिर जॉइंट डायरेक्टर है, उनके बेटे हैं। इत्तेफाक से हम दोनों का नाम ए.के. जोशी है, हमारा विषय भी एक है और हमारे सिग्नेचर भी एक से है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, आप कोई देखेगा इनके सिग्नेचर बिल्कुल एक से सिग्नेचर है, लगभग हाइट भी बराबर ही है। एनीवे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत अच्छा लगा। इस कॉलेज से मेरा बहुत लंबा लगाव रहा है, करीब 20 साल मैंने यहाँ नौकरी करी। हालांकि अब छोड़े हुए भी इसको मुझे 22 साल हो गए हैं, लेकिन इन लोगों का क्योंकि मैं रानीखेत ही रहता हूँ तो ये लोग गाहे भगाए बुला लेते हैं और हर बार एक शॉल मुझे मिल जाता है, तो ये भी एक तरह की उपलब्धि है। तो मूल बात यह है, अभी जो जिक्र किया था आपने एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मैं 2 लाइन उसकी बोलूँगा, क्योंकि कल ही एक किताब का विमोचन हुआ है जिसमें मैंने कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का इतिहास लिखा, को ऑथरशिप है, और कल ही उसका विमोचन हुआ था निवासी हॉल में। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, खासकर हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, आप देखिएगा, आप में से बहुत से लोग या आपके गांव के लोग फौज में भर्ती होते हैं। हमारे पहाड़ में लगभग हर घर में कोई ना कोई आर्मी में, पैरामिलिट्री में जाता है। और विडम्बना यह है कि औसत एक सिपाही जो है 17 साल की नौकरी करके वापस आ जाता है। 30, 32, 33, 34 साल में सिपाही जो है पूरी नौकरी करके, अगर प्रमोशन नहीं होता है, अगर वो हवलदार या नायब सूबेदार नहीं बनता है, तो वो सिपाही में ही या नायक में वापस आ जाता है।
और फिर वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। वो बहुत सारे पैसे लेके आता है, उसको करीब 30-40 हज़ार रुपये मिलता है फंड का, पेंशन मिलती है। तो मेरा जो अनुभव है, मैं इंटीरियर्स में भी रहा हूँ कई कॉलेजेस में, चौखटिया, गरुड़ वगैरह में, तो मैंने देखा कि वो क्या करता है, वो पहले एक लेटर वाला मकान बनाता है पक्का, एक औसत सिपाही, उसके बाद खरीदता है वो गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सूमो, जो भी कह लीजिए। कुछ दिन बाद उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत शराब की लत इन लोग हो जाती है, पूरा डिसिपेट हो जाता है वो। तो मैंने कई जगह कहा है इस तरह की सभाओं में कि जो हमारा ये बहुत बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, रिटायर्ड पैरामिलिट्री, इनको हमको कहीं ना कहीं इनको हार्नेस करना चाहिए। क्योंकि वो एक औसत सिपाही जो है, आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों का अनुभव है, कितने लोग परिवार से हैं, वो हर कुछ जानता है। एक एवरेज सोल्जर, उसको ड्राइविंग आती है, उसको कंप्यूटर आता है, उसको टाइपिंग आती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग आती है। अगर वो मिलिट्री हॉस्पिटल में, वो पैथोलॉजिस्ट भी है, वो रेडियोलॉजिस्ट भी है, और उससे आप मेस में काम करवा लीजिए, वो अच्छा शेफ बन सकता है, अच्छा कुक बन सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारा एक औसत सिपाही नहीं कर सकता। वो आप उससे शामियाना लगवा लीजिए, आप उससे केटरिंग करवा लीजिए, आप उससे बैंड में अच्छा गाता है तो बैंड में शामिल हो सकता है। तो वो क्या रहा है कि हमारा बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और जब उत्तराखंड बन रहा था तो बहुत, उस समय जनरल जोशी जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इतना सोर्स है, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा उत्तराखंड हमारे सिपाही लोग, हमारे रिटायर्ड पर्सन संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं वो लोग ग्राम प्रधान बनते? क्यों नहीं वो लोग अपने यहाँ एनजीओ चलाते? ऐसा हो नहीं रहा है। ये मतलब एक तरह से आशा पूरी नहीं हुई है। तो मेरा मानना है इस पर विचार करना चाहिए। जो ये आर्मी पर्सनल है, इसको हमने एज ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज करना चाहिए। वो बहुत बड़ा एसेट है। वो अपने गांव में रेडियोलॉजी की एक्सरे मशीन लगा सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस तरह की है। बहुत सारा देखिए हल्द्वानी में वो है, क्या कहते हैं, वो फिजियोथेरेपी वाले, वो सब एक्स आर्मी है। तो एक ट्रेंड मैन पावर होती है, एक ट्रेंड मैन पावर को वी आर जस्ट लूजिंग इट, और ये इट्स वेरी सैड। तो इस पर विचार करिए इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैंने पहली का मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी अनुभव से आधार पर थोड़ा कह रहा हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आमंत्रित करने के लिए थैंक यू। इसके अलावा कई सारे कॉलेजेस में अपनी सेवा दे चुके हैं, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, वो ज़बरदस्त है, कमेंडेबल है। तो ऐसे प्रोफेसर ए के जोशी सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज सर। रानीखेत महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में प्रोफेसर पीएन तिवारी जी के आयोजकत्व में, और इस महाविद्यालय के मुखिया, मार्गदर्शक, प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पेश पांडे जी के कुशल निर्देशन में यह 2 दिवसीय सेमिनार, या यूं कहूं कि एंटरप्रेन्योरशिप पर जो ज्ञान यज्ञ यहाँ पर कार्यशाला या सेमिनार के रूप में आरंभ किया गया है, और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी मेधा की आहुतियां देने यहाँ पर गुरुजन यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मैं सिलसिले से अगर कहूँ, प्रोफेसर अनिल जोशी सर, उसके बाद प्रोफेसर खनका साहब और प्रोफेसर अतुल जोशी जी, आप गुरु के रूप में इस महायज्ञ में उपस्थित हुए हैं, और जिसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह यज्ञ स्वतः सफल होता है। आपने बहुत बारीकी बातें हमें बताई। प्रोफेसर खनका जी का जो लंबा अनुभव है, अलग अलग कैपेसिटीज में उनके जो तजुर्बे रहे हैं, बड़े हंसमुख अंदाज में, बड़े रोचक अंदाज में उन्होंने हमारे सामने छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा रखे। इसी तरह डॉक्टर अतुल जोशी जी, मैं जानता हूं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और उनकी बातों का जो दर्द था उत्तराखंड को लेकर, उसको मैं समझ सकता हूं, और संभवतः आप भी
उस चीज से कहीं ना कहीं पर वाकिफ होंगे। इतिहास के हमारे गुरु प्रोफेसर अनिल जोशी जी ने कहा, उन्होंने एक्स आर्मी मैन की बात कही जो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा एक पूंजी लेकर आते हैं, उसे क्यों नहीं इन चीज़ों में खर्च वो करते। तो एक बड़ा इनोवेटिव विचार यह था। मैं बधाई दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय देखूंगा। महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, पुष्पेश पांडे सर को धन्यवाद भी दूंगा, आपने यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया। साथ ही बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। इस राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजक सचिव जो हैं प्रोफेसर PN तिवारी जी, आपको विशेष तौर पर बधाई है। आपने रानीखेत महाविद्यालय का नाम बहुत दूर दूर तक इस सेमिनार के द्वारा पहुंचाया है और ख्याति प्राप्त की है। मैं बधाई दूंगा रानीखेत कॉलेज के अपने स्टाफ को, अपने सहयोगियों को, इस महाविद्यालय के छात्र संघ को और समस्त छात्र छात्राओं को, जिन्होंने बड़े शालीनता के साथ, शांति प्रियता के साथ श्रोताओं की बातों को सुना है। अन्यथा एक लंबे समय तक बैठकर सुनना भी एक बहुत बड़ा पेशेंस दर्शाता है। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना होता है, कहा जाता है। और एक जो साइलेंट होकर सुनते हैं आप लोग, ये आपकी बहुत बड़ी क्षमता को दर्शाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा, उद्यमिता की बात है ना, तो उद्यमिता उद्यम से बना है और उद्यम का मतलब है कुछ करना। उद्यमिता के दो साक्षात व्यक्तित्व यहाँ पर, 2 या 3 साक्षात व्यक्तित्व मंच पर बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पर नहीं है, है ना? आप नीचे बैठ गए हैं। हाँ, कांडपाल जी हमारे बीच है, एप्पलमैन साहब, सती साहब यहाँ पर है और सक्सेना जी यहाँ पर है। इन्होंने सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित किया है। एक चीज होती है थियरी, सिद्धांत को पढ़ लेना, और दूसरा होता है उसे व्यवहार में लाना। निश्चित रूप से मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि जो चीज हम मंचीय आधार पर कह रहे हैं उसे आपने करके दिखाया है। और अपने युवाओं से अपेक्षा करता हूं, आप लोग जो इस समय हॉल के पीछे बैठे हो, आने वाले समय में आप समाज के, देश के सबसे आगे बैठने वाली पंक्ति में होने वाले हो, डेफिनेटली तय है। तो एक ज्यादा समय नहीं लेना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफलता के लिए मेरी समस्त हार्दिक शुभकामनाएं।